1 2 3। चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैंपियंस स्टडी पॉइंट पर। तो आज हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्क करना है और वो वर्क है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। हमें बैलेंसिंग कैसे करते हैं, जो हमने प्रीवियस वीडियो देखा उस प्रीवियस वीडियो में आपके साथ बहुत सारे डाउट्स होंगे कि सर आप ये कैसे लिख रहे थे, इसको कैसे बैलेंस कर रहे थे। तो आज आपके सारे डाउट्स के आंसर सिर्फ और सिर्फ आने वाले 10 मिनट में। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन से पहले ध्यान रखिएगा आप दो बात। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द chemical reaction. The first one is the balanced reaction and the second one is the unbalanced reaction. In the 9th class we have studied about the conservation of mass. क्या बोलता है कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ना तो हम मास को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इन द सेम केस इन एनी केमिकल रिएक्शन मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। यानी कि अगर जो भी केमिकल रिएक्शन होगी उसमें ना तो हम मास को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही मास को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम एटम्स को अल्टर कर सकते हैं। गॉट इट? तो सेम वे में हम क्या करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स और मास ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट देयर आर टू टाइप्स ऑफ chemical reactions. The first one is the balanced chemical reaction and second one is the unbalanced chemical reaction. देखिए आपके सामने कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं। आप पहला एग्जांपल देखिए। इस पहले एग्जांपल में हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन के कितने एटम है? इधर 2 एटम है। ये तो हुई आपके LHS, इसको बोलते हैं अपन रिएक्टेंट। RHS में देखिए यहाँ हाइड्रोजन के क्या है? 2 एटम है, लेकिन ऑक्सीजन का सिर्फ और सिर्फ 1 एटम है। इन दैट केस here in the LHS of this reaction there are 2 atoms of oxygen and either in RHS in the product side only 1 oxygen atom. That is not possible कि एक ऑक्सीजन एटम यहाँ पे आके क्या हो गया? लेस हो गया। So these reactions are only symbolic reactions and known as the unbalanced chemical reactions. क्या होती है unbalanced chemical reactions? Unbalanced chemical reactions are those reactions in which the number of atoms or mass of any atom is not equal in either product or reactant side. Reactant में number of atoms और product में number of atoms क्या नहीं होते हैं? Equal नहीं होते हैं। That reactions is known as the unbalanced reaction. That is only a representation, not the perfect representation. बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस को हम स्केलेटल रिएक्शंस भी बोलते हैं। एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, व्हाई स्केलेटल रिएक्शंस आर नीड टू बी बैलेंस्ड। हम उनको क्या करते हैं? हमें उनको बैलेंस करने की क्या नीड है? तो सबसे फर्स्ट नीड क्या होती है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मेरा क्वेश्चन था व्हाई अनबैलेंस्ड रिएक्शंस आर नीड टू बी बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड रिएक्शन आल्सो नोन एज स्केलेटल रिएक्शंस। तो क्या होती है स्केलेटल रिएक्शंस? जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द प्रोडक्ट, दैट इज नोन एज द स्केलेटल रिएक्शन। और क्यों नीड होती है इसको बैलेंस करने की? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास नाइदर बी क्रिएटेड मास नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सो जो रिएक्टेंट का मास होता है और जो प्रोडक्ट का मास होता है वो क्या होता है? इक्वल होता है। गॉट इट? तो ये था हमारे सामने बैलेंस और अनबैलेंस में डिफरेंस की क्या होती है। चलिए अब आपको बैलेंसिंग करने के लिए एक ध्यान रखना पड़ेगा एक छोटी सी बात का। देयर आर नो मेथड ऑफ बैलेंसिंग, ओनली वी आर डूइंग रीजनिंग प्रॉब्लम। हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे? लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे। हमारे से जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे बैलेंस होती जाएगी। सिर्फ और सिर्फ आपको एक अप्रोच करनी है, हिट एंड ट्रायल। एक बात आप हमेशा ध्यान रखोगे केमिकल रिएक्शन में, बहुत ही ट्रिकी चीज बता रहा हूं आपको। केमिकल रिएक्शंस को जब भी बैलेंस करोगे तो उसमें देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम आते हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में बैलेंस करोगे। क्या करोगे? सबसे पहले आप जो दूसरे एटम से उनको बैलेंस करोगे, उसके बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में बैलेंस करोगे। इवन हाइड्रोजन को सबसे लास्ट में, उससे पहले ऑक्सीजन को। चलिए बिना किसी इंट्रोडक्शन के सीधे मैं बताता हूं आपको कैसे स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं ये वाला, H2 plus O2 gives H2O।
गॉट इट। बहुत सारी जगह टेबल्स बना के सिखाते हैं, मैं आपको टेबल्स बना के सिखाना पसंद नहीं करूंगा, हम डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे। देखिए यहाँ हाइड्रोजन में कितने एटम है, 2 एटम है, यहाँ पे हाइड्रोजन में कितने एटम है, 2 एटम है। तो 2 एटम और 2 एटम ये तो बैलेंस्ड है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं। यहाँ ऑक्सीजन में कितने एटम है, 2, लेकिन यहाँ पे क्या है 1, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम यहाँ पे 2 लगा दो। अब ऑक्सीजन में कितने हो गए, 2 हो गए, ऑक्सीजन के 2। ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गई, लेकिन एक प्रॉब्लम और हो गई, 2 2 जा 4, हाइड्रोजन कितने हो गए 4, और इधर हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो आप यहाँ हाइड्रोजन के आगे भी क्या लगा दीजिए 2 लगा दीजिए। अब चेक कर लीजिए, यहाँ हाइड्रोजन के 4 ऑक्सीजन के 2, हाइड्रोजन के 4 ऑक्सीजन के 2, गॉट इट, ये हो गई पहली बैलेंस। क्लियर है। देखिए दूसरी रिएक्शन जो हमारे सामने लिखी हुई है वो लिखी हुई है Zn प्लस H2SO4 gives ZnSO4 प्लस H2। अगेन चेक करते हैं, सबसे पहला काम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को भूल जाना, दूसरे बैलेंस करना। देखिए Zn एक है, Zn एक है, सल्फर एक है, सल्फर एक है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ऑलरेडी क्या है, बैलेंस्ड है। आप देख सकते हो सारे नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट और LHS और RHS में क्या है, इक्वल है, तो ये ऑलरेडी क्या है हमारे सामने, बैलेंस्ड है। चलिए तीसरा क्वेश्चन बताता हूं आपको, मैं यहां पे देखना क्या कर रहा हूं। तीसरे क्वेश्चन में हमारे सामने सबसे फर्स्ट देखिए, यहां पर बहुत ध्यान से देखिएगा, C6H12O6 C6H12O6 प्लस O2 gives CO2 प्लस H2O। गॉट इट। देखिए सबसे पहले आपको कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लास्ट में करना है, पहले बैलेंस करना है कार्बन को। यहां कार्बन कितने हैं 6 और यहां कार्बन कितने हैं 1, तो इसको कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा 6 CO2। अब देखिए कार्बन यहाँ पे 6 हो गए और यहाँ पे कार्बन कितने हो गए 6। चलिए कार्बन का काम हो गया। अब देखते हैं हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं 12, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो 12 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे, तो यहाँ 6 लगा दूं क्या, देखिए 6 2 कितने हो गए 12, गॉट इट। अब देखिए यहाँ पर चेक करते हैं, ऑक्सीजन है 6 2 12 और 6, 12 और 6 ऑक्सीजन कितने हो गए 18 हो गए। देखिए 6 2 12 और 6 और 8 हुए, तो 12 और 6 ऑक्सीजन कितने एटम हुए 18 हो गए। इधर चेक कीजिए, देखिए 6 इधर ऑलरेडी है, 6 इधर क्या है ऑलरेडी है, हमें कितने बनाने 18 बनाने हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, देखिए 6 ऑलरेडी है, 18 बनाने, 18 में से 6 माइनस करो, 12 और चाहिए, कितने और चाहिए 12। यहाँ पे कितना 2 लिखा हुआ है, यहाँ 6 लगा दूं क्या। ये सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन है, हिट एंड ट्रायल आप लगाते जाइए, क्वेश्चंस होते जाएंगे। अब देख चेक कर लीजिए, कार्बन के 6, कार्बन के 6, ऑक्सीजन के 18, 6 और 12 18, यहाँ पे 6 2 12 और 6 18, हाइड्रोजन के 12 और 6 2 12 हो गए बैलेंस। देखिए ये वाली इक्वेशन फोर्थ वाली, यहाँ पे कार्बन 1 है, यहाँ पे कार्बन 1 है, गॉट इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑक्सीजन 2 है लेकिन यहाँ पे 1 है, यहाँ ऑक्सीजन कितनी है 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है 1, तो सबसे पहले यहाँ पे 2 लगा दीजिए, ये हो गई ऑक्सीजन बैलेंस। चलिए हाइड्रोजन काउंट कीजिए, 2 2 4 और हाइड्रोजन कितनी है 4, ये हो गई बैलेंस, गॉट इट, ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, आयरन वाटर रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन देते हैं। तो सबसे पहले आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़िए, दूसरे आयरन कितने 3, तो यहां पे आयरन कितना है 1, यहां पे 3 लगा दीजिए। सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, हिट एंड ट्रायल लगाना है, कोई प्रोसेस नहीं, आप देखते जाइए और बैलेंस करते जाइए। यहां 3 लिखा। अब आपको सोचने वाली बात है, यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं, आपको हाइड्रोजन को सबसे लास्ट में बैलेंस करनी है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में हाइड्रोजन को प्रायोरिटी लास्ट में देनी है, ठीक है, ओके। यहां ऑक्सीजन 4, यहां पे ऑक्सीजन 1, तो क्या यहां पे 4 लगा दूं क्या, गॉट इट, तो 4 यहां हो गया। अब देखिए 4 2 8 हाइड्रोजन और यहां हाइड्रोजन कितनी है 2, तो यहां पे क्या लगा देता हूं 4, हो गई बैलेंस। 3 Fe 3 Fe, ऑक्सीजन 4 और हाइड्रोजन 8, हाइड्रोजन 8, गॉट इट, समझ में आ गया मैंने क्या बोला। चलिए ये वाला क्वेश्चन, मैग्नीशियम और मैग्नीशियम
ऑलरेडी क्या है, बैलेंस्ड है। अब ऑक्सीजन यहाँ 2 है और यहाँ पे क्या है 1 है, तो यहाँ पे 2 लगा दूं क्या? गॉट इट। पर एक प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन 2 ही तो मैग्नीशियम 2 हो गए, यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है 1, तो ये 2। अब आपके दिमाग में बात चल रही होगी कि सर आप सिर्फ और सिर्फ नंबर आगे ही क्यों लगा रहे हो? नंबर आगे ही लगते, नीचे ये वैलेंसी होती है, उन वैलेंसी को हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ ये मॉलिक्यूल को हम क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। गॉट इट। देखिए ये वाला क्वेश्चन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लास्ट में करेंगे, तीसरा आइटम एल्यूमिनियम। यहाँ एल्यूमिनियम के 2 हैं, यहाँ ये देखिए ये इसको कुछ ऐसा करते हैं, यहाँ एल्यूमिनियम कितना है, कुछ भी नहीं है, 1 है, यहाँ पे कितना है 2 है, तो यहाँ है 2 लगा दूं क्या? देखिए यहाँ 2 लगा दूं, एल्यूमिनियम हो गई बैलेंस, हो गई। अब ये इस ब्रैकेट का मतलब समझिएगा, ये 3 एटम ऑक्सीजन के भी है और हाइड्रोजन के भी 3 एटम है। इस ब्रैकेट का मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ 3 एटम। अगर ये कुछ ऐसा लिखा होता तो सिर्फ ऑक्सीजन के 6 एटम है, 6 एटम यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों के 3 एटम है। तो चलिए देखिए 3 एटम ऑक्सीजन के, गॉट इट, और 3 2 जा आगे 2 है, तो 6 एटम ऑक्सीजन के हुए। कितने एटम हुए? 6 एटम ऑक्सीजन के हुए। यहाँ पे चेक कीजिए 3 एटम है, एक एरा 4 है, हमें 6 बनाने, हमें कितने बनाने हैं 6, तो यहाँ पे 3 लगा दूं क्या? देखिए चेक कीजिए 3 और 3 6, 3 और 2 जा 6, गॉट इट। अब 3 हाइड्रोजन है और 3 2 जा 6 हाइड्रोजन है, और इधर भी देख लीजिए 3 2 जा 6, ऑलरेडी क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई। ये लीजिए ये हो गई बैलेंस्ड। समझ रहे होंगे, सिर्फ और सिर्फ हीट एंड ट्रायल। अब देखिए एल्यूमिनियम सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करके एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम सल्फेट देते हैं। यहां एल्यूमिनियम के कितने हैं 2, तो इस जगह क्या कर दीजिए आप 2 लगा दीजिए, गॉट इट। देखिए एल्यूमिनियम के 2 और एल्यूमिनियम के 2 बैलेंस हो गए। अब बात करते हैं सोडियम के बारे में। हमेशा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को लास्ट में रखेंगे, जो पहले आते हैं उससे एटम्स हम उसको दूसरी को उनको पहले प्रायोरिटी देंगे। एल्यूमिनियम 2 थे, यहाँ पे भी 2 लगा दिया। यहाँ पे सोडियम कितने 2 और यहाँ पे सोडियम कितना है 1, तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए। अब चेक करते हैं एक को। देखिए सबसे पहले आप ध्यान से देखिए बैलेंस हुई या नहीं हुई। एल्यूमिनियम के 2 बैलेंस्ड है, गॉट इट। यहां पर सल्फर के 3 है, सल्फर के कितने हैं 3 है, और यहां सल्फर का 1 ही आ रहा है। आप देखिए ना यहां पे ब्रैकेट लग रहा है, इस जगह क्या लग रहा है, ये देखिए ये ब्रैकेट लग रहा है, तो सल्फर के क्या है हमारे सामने, सल्फर के हमारे सामने 3 है, और यहां पे सल्फर का 1 है, तो सल्फर अनबैलेंस है अभी भी। यहां सल्फर के 3 है, इसलिए यहां पे क्या लगा देता हूं 3 लगा दूं सल्फर के लिए, गॉट इट। चलिए चेक कीजिए एल्यूमिनियम के 2, एल्यूमिनियम के 2, सल्फर के 3, सल्फर के 3। अब यहाँ पे एक दिक्कत हो गई, 3 2 जा 6, सोडियम के कितने हो गए Na के 6 होगा, और यहाँ कितना था 2, तो ये 2 लिखा जो गलत लिखा, यहाँ पे 6 आएगा। सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, कॉमन सेंस, हिट एंड ट्रायल लगाना है बार बार। 6 NaOH प्लस ट्वाइस। अब चेक कीजिए ऑक्सीजन 4 3 जा 12 प्लस 6 18, इधर चेक कीजिए 3 2 जा 6 और 4 3 जा 12, 12 और 6 18, ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। हाइड्रोजन चेक कीजिए 6 हाइड्रोजन और 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, तो आ गया समझ में, और ये क्या हो गई बैलेंस्ड हो गई। सो ये था हमारे सामने बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल रिएक्शंस, बहुत इजी हिट एंड ट्रायल। अब देखिए एक जो केमिकल रिएक्शंस होती है ना वो बैलेंस तो हो गई, लेकिन उसकी बैलेंसिंग के साथ साथ वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन अपने आप में रखती है। एक फिजिकल रिएक्शन इक्वेशन जो होती है वो बैलेंस के साथ, नंबर ऑफ मास के साथ, मास और एटम्स के साथ अपने पास बहुत सारी इंफॉर्मेशंस को रखती है, यानी कि वो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशंस बताती है। क्या क्या इंफॉर्मेशंस बताती है, एक जो केमिकल रिएक्शंस होती है सबसे पहले हमें फिजिकल स्टेट के बारे में बताती है। किसके बारे में बताती है, फिजिकल स्टेट के बारे में बताती है। 3 तरह की फिजिकल स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, कॉटेड। सॉलिड के लिए हम S लिखते हैं, अभी पता चल जाएगा मैं क्या कर रहा हूं। सॉलिड के लिए हम S लिखते हैं,
लिक्विड के लिए हम L लिखते हैं और गैस के लिए हम G लिखते हैं। क्या बोला मैंने? Some chemical reactions consist more information about the physical state of the matter, solid, liquid और gas। जैसे ये रिएक्शन लिखी हुई है, अगर इस रिएक्शन को मुझे मोर इंफॉर्मेटिव बनाना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस हाइड्रोजन के आगे इसकी स्टेट लिखोगे। हाइड्रोजन किस स्टेट में होती है? गैसियस, और गैसियस स्टेट के लिए क्या यूज करते हैं? जी यूज करते हैं। तो ये आ गया आपके सामने जी। गॉट इट? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किस स्टेट में होती है? गैसियस स्टेट में होती है, तो आप इसके आगे लिखोगे जी। तो ये गैसियस स्टेट, ये गैसियस स्टेट। गॉट इट? और जो वाटर होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है। वाटर किस स्टेट में होता है? लिक्विड स्टेट में। तो उसके आगे क्या लिख दिया हमने? एल लिख दिया। बेसिकली लिक्विड स्टेट को हम लिखते हैं एक्वस। एक वर्ड और आता है एक्वस सॉल्यूशन। क्या होते हैं एक्वस सॉल्यूशन? द सॉल्यूशन ऑफ एनी सब्सटेंस इन वाटर। अगर जैसे कुछ भी आपने शुगर ली और शुगर को वाटर में डिसॉल्व कर दिया तो वो शुगर का एक्वस सॉल्यूशन हो। किसी भी मैटर को अगर आपने वाटर में मिक्स करा तो वो क्या होता है? मिलावट करने में हम माहिर होते हैं। जो मिल्क आता है उस मिल्क में दूध मिला देते हैं, बहुत सारी चीजें मिलावट करने में हम बहुत माहिर होते हैं इंडिया के लोग। और उस मिलावट वाले सॉल्यूशन जिसमें पानी प्रेजेंट होता है, जिसमें वाटर प्रेजेंट होता है, उसको साइंस क्या बोलती है? एक्वस सॉल्यूशन। यानी कि हमारी लैंग्वेज में तो उसको बोलते हैं चीटिंग करना। बदमाश साला दूध में पानी मिलाता है, उसकी तो कुछ नहीं, ज्यादा नहीं बोलना आपने। लेकिन साइंस की लैंग्वेज में अगर किसी भी सब्सटेंस का वाटर में सॉल्यूशन है, दैट सॉल्यूशन इज नोन एज द एक्वस सॉल्यूशन, और उसके लिए यूज करते हैं अपन AQ। मैं क्या बोल रहा हूं आपको पता है? मैं कुछ ऐसी चीजें बता रहा हूं जो हमें क्या करती है, केमिकल रिएक्शंस उसके बारे में बताती है। तो ये हो गया। अब देखिए जैसे जिंक होता है आपके पास सॉलिड स्टेट में। जिंक क्या होता है? सॉलिड स्टेट में। सल्फ्यूरिक एसिड होता है एक्वस सॉल्यूशन। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि उसका वाटर में सॉल्यूशन होता है। जिंक सल्फेट वापस आपको एक्वस सॉल्यूशन मिलता है और ये गैसियस स्टेट मिलती है। यानी कि हर बैलेंस केमिकल रिएक्शन में उसकी फिजिकल स्टेट इंडिकेट करना बहुत जरूरी होता है। गॉट इट? हमने उसके फिजिकल स्टेट को क्या कर दिया, यहाँ पे इन्वॉल्व कर दिया, ताकि हम देख के बता देंगे ये किस स्टेप में। तो ये थी 3 इंफॉर्मेशंस। पहली सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में, फिजिकल स्टेट के बारे में बताता है। जो दूसरी इंफॉर्मेशंस होती है वो होता है आपके पास टेम्परेचर के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? टेम्परेचर। बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस में ऊपर टेम्परेचर लिखा हुआ होता है, यहाँ तो नहीं लिखा हुआ है। बहुत सारे केमिकल, जैसे यहाँ पे लिख देता मैं 20 डिग्री सेल्सियस, तो बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस में टेम्परेचर और प्रेशर भी लिखा हुआ होता है। टेम्परेचर और प्रेशर भी लिखा हुआ होता है। और तीसरी चीज वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक। हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें हीट को प्रोड्यूस किया जाता है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है। तो ऐसी रिएक्शन जैसे ये देखिए, ये जो तीसरी रिएक्शन है, इस तीसरी रिएक्शन में फोटोसिंथेसिस है, यहाँ पे हीट है, यहाँ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। क्या? यहाँ पे रेस्पिरेशन है। ये क्या है? रेस्पिरेशन है, और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। क्या? यानी कि बेसिकली ध्यान रखिएगा, अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो राइट हैंड साइड पे एनर्जी लिखते हैं। गॉट इट? और अगर वो एंडोथर्मिक है तो ऊपर ऊपर कुछ ऐसा ट्राइंगल बना देते हैं। हम एंडोथर्मिक के लिए ऊपर ट्राइंगल का यूज करते हैं। ये हीट का साइन होता है। ये क्या होता है? हीट का साइन, जिसको डेल्टा बोलते हैं लैंग्वेज में, ग्रीक लैंग्वेज में। अब एक चीज और काम की, जो गैसेस इवॉल्व होती है, उन इवॉल्व गैसेस के लिए अपन कुछ ऐसा साइन लगाते हैं, ताकि वो क्या हो जाती है, वहां से रिलीज हो जाती है, एस्केप हो जाती है। तो बेसिकली क्या क्या बताती है? केमिकल इक्वेशंस कंसिस्ट सम इंफॉर्मेशन अबाउट द फिजिकल स्टेट, टेम्परेचर, प्रेशर एंड द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में राइट हैंड साइड पे प्लस एनर्जी लिखेंगे। एंडोथर्मिक में या तो डेल्टा ट्राइंगल का साइन लगा देते हैं, यहाँ ऊपर की साइड क्या करते हैं, यहाँ ऊपर की साइड ट्राइंगल का साइन लगा देते हैं, या फिर LHS में हम प्लस हीट करके लिख लेते हैं। हम LHS में क्या लिख लेते हैं? प्लस हीट लिख लेते हैं। गॉट इट? और इसके अलावा एक टर्म और आती है कैटेलिस्ट। किसके बारे में इंफॉर्मेशन सकती है? केमिकल रिएक्शंस। कैटलिस्ट के बारे में क्या करती है? इंफॉर्मेशन सकती है। कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट आर दो सब्सटेंसेस
they can change the speed of substances that can change the speed of reaction that is known as the catalyst। यानी कि बहुत बार क्या होता है, जैसे कोई रिएक्शन हो रही है, उसकी स्पीड को हमें बढ़ाना होता है और उसकी स्पीड को कम करना होता है, तो हम उसमें कुछ एडिशनल एडिटिव्स ऐड कर देते हैं, वो उसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं। उसमें पार्ट नहीं लेते, वो खुद रिएक्ट नहीं करते, लेकिन या तो स्पीड को बढ़ा देंगे या फिर स्पीड को कम कर देंगे। जैसे आप एग्जांपल लेना, अगर आप शुगर को डिसॉल्व कर रहे हो वाटर में, आपने शुगर डाल के रख दी तो वो बहुत धीरे धीरे डिसॉल्व होती है, लेकिन अगर आप उसको स्टीयर करने लग जाओ या थोड़ी हीट एनर्जी देने लग जाओ तो जल्दी पार्ट नहीं लिया, किसी से रिएक्ट नहीं किया किसी भी सब्सटेंस से, लेकिन उसकी स्पीड को क्या कर दिया, बढ़ा दिया या स्पीड को कम कर दिया। तो कैटलिस्ट और आर दो सब्सटेंसेस व्हिच कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन, दैट इज नोन एज द कैटलिस्ट। और एक कैटलिस्ट को हमने एक यहाँ पर लिखा था, जब आपको पता है इसको उल्टा लिखा था, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है, एक कैटलिस्ट होता है, वो रिएक्शन में पार्ट नहीं करता है। क्लोरोफिल क्या होता है, एक कैटलिस्ट होता है। जब फोटोसिंथेसिस होता है तब मैंने सनलाइट और क्लोरोफिल की एक रिएक्शन होती थी, क्या होती थी, वो रिएक्शन थी हमारे सामने CO2 प्लस H2O गिव्स C6H12O6 प्लस O2। यहाँ पे हमने लिखा था सनलाइट और यहाँ पे हमने लिखा था क्लोरोफिल। तो ये जो क्लोरोफिल है ना, ये क्लोरोफिल आपके पास कैटलिस्ट है। ये ना तो रिएक्शन में पार्ट करता है, ना ही रिएक्शन में पार्ट तो करता है लेकिन रिएक्ट नहीं करता है। ये सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज करता है, या स्टार्ट करता है या स्टॉप करता है। गॉट इट? तो चलिए, ये इंफॉर्मेशंस थी। आगे आने वाला जो अपकमिंग लेक्चर है बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इतनी देर जो केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स तो किसी न किसी रीजन थे, अब फंडामेंटल टाइप्स पढ़ेंगे, तो इंतजार रहेगा आपका भी। और जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसका भी बहुत ज्यादा अमेजिंग, इंटरेस्टिंग और ऑसम होने वाला है। आप लोग बहुत ज्यादा उसको लाइक करोगे। तो चलिए, आज की सभा को, आज के लेक्चर को, आज के वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।